गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से आज समझने की कोशिश करते हैं। फ़नीम सिलेबल एंड वर्ड एक्सेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है और बहुत अच्छे से इस टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए हम जल्दी से इसको समझेंगे। क्या क्या करने वाले हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लर्निंग आउटकम्स, देन इंट्रोडक्शन, फ़नीम, फ़ोन, राइट, एल्फोन्स, minimal pair, principles for phonemic analysis, then syllable, introduction, syllable structure, types of syllables, consonant cluster, then word accent, introduction, what is word accent, types of word accent in English, right? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। फाइल थोड़ी सी लंबी है पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पूरा शुरू से आखिरी तक इसको समझेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। तो मैं बिल्कुल शुरू से इसको रीड करना शुरू कर रही हूँ। लर्निंग आउटकम्स क्या है? सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस मॉड्यूल द स्टूडेंट will be able to understand the concepts of phoneme, syllable and word accent. ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आप जिससे ही इस फाइल को हम इस नोट्स को यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि फ़नीम, सिलेबल और वर्ड एक्सेंट क्या है और क्या डिफरेंस है। ईच कॉन्सेप्ट इज़ डेल्ट विद इन डिटेल with the help of examples from English and is augmented with a list of exercises, suggested reading and internet resources which aim to supplement as well as build on the ideas discussed in this module. तो हमें इस मॉड्यूल में समझ में आएगा। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। You must by now be aware of the role of sound in human language. हम सबको पता है कि रोल ऑफ साउंड इन ह्यूमन लैंग्वेज। क्या आप इमेजिन करिए कि अगर हमें बोलना बंद कर दें हम तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। और बोलना अगर हमें आता है और बहुत अच्छा बोलना आता है तो हमारी कितनी डिमांड होती है। तो रोल ऑफ साउंड इन ह्यूमन लैंग्वेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स एन इंट्रोडक्शन, जॉन लियोन्स सेज। जॉन लियोन्स की बहुत फेमस बुक है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें जॉन लियोन्स कहते हैं ऑल्दो लैंग्वेज सिस्टम्स आर टू अ वेरी कंसिडरेबल इवेंट। लैंग्वेज सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी कंसिडरेबल इवेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच दे आर मैनिफेस्ट। और वो उसका मीडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। द नेचुरल और प्राइमरी मीडियम ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज साउंड, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेचुरल एंड और प्राइमरी मीडियम ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज साउंड। फॉर दिस रीज़न द स्टडी ऑफ साउंड इज ऑफ मोर सेंट्रल इम्पॉर्टेंट इन लिंग्विस्टिक्स। तो इसीलिए सारे मीडियम, राइटिंग है, राइट, और स्पीकिंग है, एक्सप्रेशंस है, साइन लैंग्वेज है, उन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक्स में देन द स्टडी ऑफ राइटिंग और ऑफ जेस्चर और एनी अदर लैंग्वेज मीडियम। इन सब से कभी हम जेस्चर, पोस्चर, साइन लैंग्वेज से बात कर सकते हैं, राइटिंग में बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टडी ऑफ साउंड का, वेदर एक्चुअल और पोटेंशियल, है ना। कैसे होगा? बट इट इज़ नॉट साउंड एज सच एंड नॉट फुल रेंज ऑफ साउंड दैट इज़ ऑफ कंसर्न टू द लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट पूरे तरह के साउंड की स्टडी नहीं करता। ही इज़ इंटरेस्टेड इन द साउंड्स दैट आर linguist is interested the sound that are produced by human speech organs insofar as these sounds have role in language. जिन साउंड्स का लैंग्वेज में कोई इम्पॉर्टेंट रोल होता है
उसकी स्टडी हम करते हैं। बाकी सारे साउंड जो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करते हैं उसकी स्टडी लिंग्विस्टिक्स में नहीं होती, राइट। लियोन्स मेक अ फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उन्होंने क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए। बाय एंड लार्ज लैंग्वेज सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच दे आर मैनिफेस्ट। मतलब जो लैंग्वेज सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट है, ये फ्री है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच दे आर मैनिफेस्ट। मतलब लैंग्वेज सिस्टम उस मीडियम से फ्री है, राइट। लैंग्वेज सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच दे आर मैनिफेस्ट। यानी मीडियम से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज सिस्टम एक बहुत इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे? द नेचुरल और प्राइमरी मीडियम ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज साउंड। नेचुरल या प्राइमरी मीडियम ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज क्या है? नेचुरल क्या है? वो है साउंड, राइट। तो हमारा प्राइमरी पार्ट नेचुरल या प्राइमरी मीडियम ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज साउंड। मतलब हम अपनी बात कई तरह से, कई मीडियम से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें नेचुरल जो है वो है हमारा साउंड। हम सबसे ज़्यादा बोलना या साउंड के थ्रू अपनी बात कहते हैं, ये इसका मतलब है। Therefore, the study of sound is more important in linguistics than any other language medium। मतलब written हो सकता है, gesture posture हो सकते हैं, पर उन सब से ज़्यादा study of sound is very important than other mediums, right? But this does not mean that we study all the sounds that humans are capable of producing। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारे साउंड्स की स्टडी करते हैं, ऑल द साउंड। नो, द लिंग्विस्ट इज इंटरेस्टेड इन ओनली दोज साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन स्पीच ऑर्गन्स विच हैव अ रोल इन लैंग्वेज। वो स्पीच ऑर्गन साउंड जिनका लैंग्वेज में कोई स्पेसिफिक रोल होता है, तो हम सिर्फ उसी की स्टडी करते हैं। बाकी साउंड जो हो सकता है उनका कोई रेलेवेंस ना हो या मीनिंगफुल नहीं होते, उसकी स्टडी लिंग्विस्टिक्स में नहीं होती है। ओके, तो नाउ बाय दिस टाइम यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द वेरियस लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। हमने अभी तक लिंग्विस्टिक एनालिसिस में देखा फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स, है ना। ये टर्म्स से भी हम फेमिलियर हो गए, इन कॉन्सेप्ट से भी हम फेमिलियर हैं, जिनको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो फोनेटिक्स क्या है कि जैसे हमने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, है ना। ये यहाँ पे ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, ये टीथ है, ये टंग है, राइट। इस तरह से ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, ये नॉस्ट्रिल है, ये दो लिप्स हैं, किस किस का कैसे पार्ट होता है, बी कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर आप देखो तो बी है ना और डी तो बिल्कुल डायरेक्शन ऑपोजिट है, पर इसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन अलग है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अलग है। तो ये सारी स्टडी क्या है? फोनेटिक्स है। फिर फोनोलॉजी क्या है? तो फोनोलॉजी का मतलब है कि अगर हम कभी कभी मान लो आप एग्जांपल ले लो कि मैं बोलती हूँ कि माय मदर इज़ नॉट एबल टू स्पीक एस्केलेटर्स। क्यों? क्योंकि उनकी टंग पॉलिश नहीं है, तो फिर वो एस्केलेटर्स को हो सकता है कुछ और बोले, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ अगर वो बोलना सीख जाती है, तो ये सारी स्टडी जो है वो फोनोलॉजी में आती है, जहाँ हम कभी कभी कुछ वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, कभी कभी हम मन से कुछ वर्ड्स को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो एक बच्चे को बोलना है मोबाइल फ़ोन, तो वो बोलता है मोबिल फ़ोन, हो सकता है वो ऐसा बोले, या बोलता है मोबाइल फ़ोन, राइट। तो कभी वो नए वर्ड्स को रिसीव करता है या उसको स्किप करता है। वो बोलता है स्पीक को बोलता है स्पीच को बोलता है पीच, राइट। वो बोलता है एप्पल को पल, राइट। तो ये सारी स्टडी कि वो कैसे डेवलप करता है, उसका ब्रेन कैसे रिसीव करता है साउंड्स को, कभी कभी वो स्किप करता है, कभी कभी उसमें कोई वर्ड्स नए इंसर्ट कर देता है, तो कभी वो ब्रेक कर करके वर्ड्स को बोलता है। ये सारी स्टडी इज़ द पार्ट ऑफ फोनोलॉजी। फिर मॉर्फोलॉजी मतलब वर्ड्स की स्टडी। जो मॉर्फीम्स मतलब एक
वर्ड की यूनिट है जो मीनिंगफुल वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं करते, लेकिन द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच आर यूज एज एफिक्सेस, एफिक्सेस का मतलब होता है कि या तो वो प्रीफिक्स होंगे या सफिक्स होंगे, वो इंडिपेंडेंटली उनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब वो अटैच हो जाते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा अनइंटरेस्टेड, तो अन और टेड है ना, ये इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट है रूट वर्ड, ये क्या है प्रीफिक्स है, ये क्या है ईडी क्या है, ये सफिक्स है। तो इससे एक नया वर्ड बना, डेरिवेशन डेराइव हुआ। ये सारी स्टडीज़ मॉर्फोलॉजी। फिर आते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है कि मान लो एक वर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है ना, कि उस वर्ड का कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी नाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है, पर इस नाउन को सब्जेक्ट क्यों को कहते हैं, क्योंकि ये डूअर है, ये वर्क करता है, और इस वर्क का अगर ट्रांसफ़र कहीं होता है, इस वर्क का इफ़ेक्ट जिस नाउन को होता है वो क्या होता है, वो नाउन ऑब्जेक्ट होता है ना। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो सकता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो, उसमें ऑब्जेक्ट हो ही नहीं। कभी कभी हो सकता है वर्ब और ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट ना हो, कभी कभी सिर्फ वर्ब का सेंटेंस अपने आप में, आपने कहा गो, तो ये भी एक तरह का सेंटेंस है। तो ये सारी स्टडी जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स। फिर सिमेंटिक्स, तो चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि आप उस पर्टिकुलर वर्ड में अगर कोई एक वर्ड डालते हो कि आई एम इन डिलेमा, राइट, आई एम इन आई एम इन डिलेमा है ना, डिलेमा, ठीक है। और आपने कहा आई एम कन्फ्यूज, तो डिफरेंस तो है, आई एम कन्फ्यूज है ना। तो यहाँ पे अगर आप ये सारे वर्ड्स की स्टडी करते हो कि कन्फ्यूज और डिलेमा में क्या डिफरेंस है, तो अगर इस सेंटेंस में थोड़ा सा भी एम्बिग्विटी आ जाती है, मीनिंग चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक्स, दिस स्टडी इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। ओके, so you know that phonology deals with the patterning of speech। तो जो phonology है वो क्या है, पैटर्निंग ऑफ स्पीच साउंड, कि उसमें उसकी पैटर्न कैसे बनता है ना, कैसे उसको हम किस पैटर्न में बोलते हैं साउंड को। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसने बच्चा एनिमल को कह सकता है, एनिमल को वो कहता है एमिनल, वो कहता है एमिनल है ना। तो उसने क्या करा, एम और एन की पोजीशन चेंज कर दी। तो ये एक पैटर्न क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसकी स्टडी जो है वो कहलाती है फोनोलॉजी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट वी मीन बाय स्पीच साउंड। तो हमने अभी स्पीच साउंड का मतलब देखा। व्हाट डू वी मीन बाय पैटर्निंग, तो स्पीच साउंड और पैटर्निंग, लुक एट द स्टोरी ऑफ गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स। मान लो हम एक स्टोरी देखते हैं यहाँ पे, गोल्डीलॉक्स एंड थ्री बियर्स। तो ये जो स्पेल लिखी है यहाँ पे, तो ये वंस अपॉन अ टाइम ट्राई बियर्स, राइट, मामा बेयर, पापा बेयर, अ बेबी बेयर लिव इन कंट्री नायर फॉरेस्टा नाइस ऑस नो मगैया, राइट। अब ये लैंग्वेज लिखी है मान लीजिए, ठीक है। While the spellings of words are different from how they are usually spelled, यहाँ पे स्पेलिंग बिल्कुल अलग है इस पूरे टेक्स्ट में, राइट। इट इज़ आर नॉलेज ऑफ हाउ साउंड्स कंबाइंड, आर फोनोलॉजिकल नॉलेज, पर हमें पता है कि हमारी जो नॉलेज ऑफ हाउ साउंड्स कंबाइंड, हाँ साउंड्स को कैसे कंबाइन करके एक मीनिंगफुल पहले तो वर्ड बनाना है, और फिर वर्ड्स को कंबाइन करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, फिर सेंटेंस को कंबाइन करके मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, और पैराग्राफ से एक स्टोरी बनाना। ये जो पूरा नॉलेज है ये क्या है, फोनोलॉजिकल नॉलेज दैट वी ब्रिंग इन
to play here to understand what is written. तो राइटिंग में क्या लिखा है, क्यों वैसा साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा. यू कैन सी वॉट आई मीन फ्रॉम द ट्रांसलेशन दैट फॉलोज. तो ये इसका ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो ऊपर का ट्रांसलेशन ये है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, यहाँ देयर मिसिंग है, ये आप लोग कर लेना, मैं फिर से करती हूँ. क्या है, वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ पर आएगा देयर. देयर वॉज 3 bears, पापा बियर, Mama bear, Papa bear, baby bear live in the country near the forest. यहाँ पर भी L कॉमा के बाद L स्मॉल आएगा. एनीवे टेक्स्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. नाइस हाउस, नो मॉर्टगेज, वन डे पापा, मामा एंड बेबी गो बीच, ओनली दे फॉरगेट टू लॉक द डोर. बाय एंड बाय कम्स गोल्डी लॉक्स. अब वो दरवाज़ा बंद करना भूल गए तो गोल्डी लॉक्स कम. She got nothing to do but make trouble. She pushed all the food down the mouth. No leave a crumb. No leave a crumb. Sorry, no leave a crumb. Then she goes upstairs and sleeps in all the beds. तो ये स्टोरी है, right? Human beings are capable of producing many different speech sounds. However, not all the sounds that humans can produce are present in any language. हम अपनी हर लैंग्वेज में सारे साउंड जो हम ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करते हैं वो सारे साउंड हर लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में यूज़ नहीं होते. तो क्या होता है कि however not all the sound that human beings can produce are प्रेजेंट इन एनी लैंग्वेज. हर लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं है सारे साउंड्स हो. बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एवरी लैंग्वेज यूजेस अ सिलेक्शन ऑफ सम साउंड्स. कुछ साउंड्स का सिलेक्शन करके हर लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं फ्रॉम अमंग द पॉसिबल साउंड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस. जो पॉसिबल साउंड्स हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं. हिंदी के अपने चुनाव है. एक ह्यूमन बीइंग 44 और उससे ज़्यादा भी साउंड्स का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हिंदी में कुछ सिलेक्टिव साउंड्स को लेके उसकी हिंदी लैंग्वेज बनी. इंग्लिश में भी ऐसे ही है. तो वो यही बता रहे कि फ्रॉम द प्रीवियस मॉड्यूल्स यू नो दैट इंग्लिश आरपी मतलब इंग्लिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, राइट, सॉरी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन यूजेस अ सिलेक्शन ऑफ 44 साउंड्स. तो हम पूरे लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 44 रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से रिसीव्ड फनीम से बनती है. बस ये हमने सेलेक्ट कर लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. मतलब जो एक्सपर्टीज़ हैं ग्रामरियंस में दे हैव सिलेक्टेड 44 साउंड्स फॉर मेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज. आप उसको इस तरह से समझ लो, ठीक है. अब है फनीम या फोन्स. फोन्स आर द साउंड इन अ लैंग्वेज. नेचुरली फोन्स क्या है, sounds in a language. Number of phones in a language is total number of sounds. ऐसे याद रखो कि जितने फोन्स होंगे मतलब जितने साउंड्स होंगे उतने फोन्स होंगे उतने ही साउंड्स होंगे. ऐसे याद रखो कि जितने फोन्स इज इक्वल टू उतने साउंड्स, है ना. That are allowed by a language in its inventory. Languages have 2 levels of representations. लैंग्वेज के 2 तरह के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, ऑर्थोग्राफिक और फोनेटिक्स. ऑर्थोग्राफिक मतलब रिटन फॉर्म एंड फोनेटिक मीन्स स्पोकन फॉर्म, ठीक है. द फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स और फोन्स, है ना. अभी हमने देखा फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड और फोन्स ऑफ अ लैंग्वेज. मतलब फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स और फोन्स इन अ लैंग्वेज. तो किसी भी उसमें साउंड का रिप्रेजेंटेशन फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन से होता है. द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 रिप्रेजेंटेशंस इज नॉट ऑलवेज डायरेक्ट और 1-to-1. फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगल ऑर्थोग्राफी letter may be realized
as two or more different sounds, मतलब a single orthography or letter. Orthography मतलब letter. A single letter may be realized as two or more different sounds. मतलब एक सिंगल लेटर के अलग अलग तरह के साउंड वेरिएशन हो सकते हैं. एनहेंस लीडिंग टू टू और मोर फोन्स, मतलब एक लेटर के कई फोन्स हो सकते हैं. अगर ये लेटर है तो इसके कई फोन मतलब कई साउंड्स हो सकते हैं एक सेम लेटर के. एग्जाम्पल देखते हैं. अ लेटर एस इज रियलाइज इन 4 डिफरेंट वेज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. ये जो एस है ये इसके 4 साउंड्स बताए. इस एस का एक तो एस है, यहाँ पे क्या है स्लो और सिन. लेकिन यही एस इज स्पोकन एज जेड. कैसे? क्योंकि जब ये डॉग्स है तो ये एस का साउंड जेड निकलने लगता है. डॉग्स. बिजी में बिजी, राइट. यही एस इस केस में श बन जाता है शुगर, राइट. और श्योर है. ये सारे किसके? एस के अलग अलग साउंड है. और यही एस प्लेजर में और विजन में ये ज बन जाता है, राइट. तो ये सारे अगर आप देखो तो ये किसके? एक एस से इतने तरह के एस है ना. दूसरे केस में हमने देखा ये, तीसरा ये और चौथा ये है ना. ऊपर वो यही बात कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं वो? कि द फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स या फोन्स ऑफ अ लैंग्वेज. फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये सारा. फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है. द रिलेशनशिप बिटवीन द टू रिप्रेजेंटेशंस इज नॉट ऑलवेज डायरेक्ट और वन टू वन. फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल ऑर्थोग्राफी या सिंगल लेटर, उसको ऑर्थोग्राफी या लेटर कहते हैं, मे बी रियलाइज एज टू और मोर डिफरेंट साउंड्स. तो एक सिंगल लेटर से टू और मोर डिफरेंट साउंड्स निकल के आते हैं. एंड हैंस लीडिंग टू और मोर फोन्स फॉर द सेम. चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. द लेटर सी इज रियलाइज इन 2 डिफरेंट वेज. यहाँ पर जो सी है वो अलग अलग तरह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. सेम लेटर सी है, लेकिन फर्स्ट वाले में सी इज प्रोनाउंस एज कैट. ये दोनों केसेस कैट और काऊ है ना. और लेटर सी है जो इन दोनों केसेस में अलग है, जो प्रोनाउंस हो रहा है एस की तरह, फैसिड और सेल, राइट. तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सी लेटर है, लेकिन एक इस केस में वो कैट या काऊ है और इस केस में फैसिड है ना, फैसिड या सेल. तो यहाँ पे ये सी एस है सेल और यहाँ पे ये सी के है. ये कह रहा है वो, ठीक है. नाउ अगेन 2 different letters that might have had 2 different spoken forms in history might have a single phonetic identity. क्या कह रहा है वो? अगेन 2 different letters, 2 अलग अलग letters that might have had 2 different spoken forms in history, जिनके अलग अलग स्पोकन फॉर्म है, might have a single phonetic identity. मतलब 2 डिफरेंट लेटर्स से एक ही साउंड बनता है. कैसे? आप इतना टेक्निकली वॉइस एल्वोलर नेजल एन इज रियलाइज इन स्पेलिंग एस. अब यहाँ देखो एन, तो ये तो एन जो है एज इन नीड एंड नाउ, बट डबल एन इन फनी एंड रनिंग, पर वो साउंड क्या आ रहा है? सिंगल एन का आ रहा है. अब यहाँ साइन नो है ना, जी साइलेंट है और साइन में फिर जी साइलेंट है. तो दो लेटर्स है लेकिन एक ही सिंगल एन का साउंड आ रहा है. यहाँ पे नाइफ और नो, यहाँ पे निमोनिया और
न्यूमैटिक, है ना ये। तो ऊपर वो यही बात कर रहे हैं कि अगेन टू डिफरेंट लेटर्स, राइट, दैट माइट हैव हैड टू डिफरेंट स्पोकन फॉर्म इन हिस्ट्री, मतलब दो लेटर्स हैं, अलग अलग पढ़ेंगे तो वो अलग अलग लेटर्स है, माइट हैव अ सिंगल फोनेटिक आइडेंटिटी। तो ये सब सिंगल फोनेटिक आइडेंटिटी है, राइट, यही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। द वॉइ एग्जाम्पल टू, द वॉइसलेस लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव, है ना। एफ इज रियलाइज इन स्पेलिंग, लेबियोडेंटल मतलब कि जैसे एफ है ना, तो इसमें क्या है, लिप में और टीथ के है मदद से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो एफ है ना, तो हमारा अपर टीथ रिज जो है टचेस टू लोअर लिप, है ना, तो एफ बनता है। अब ये जो एफ है एज इन फैन एंड फायर, ओके, लेकिन डबल एफ में भी एफ है, ऑफर, ऑफर थोड़ी ना बोलते हैं, अफेयर नहीं बोलते, ऑफर तो सिंगल एफ, राइट। फिर इनफ, तो इनफ OUGF में कफ, राइट, तो ये OGF यहाँ कफ, रफ, इनफ, इसमें भी ये एफ की तरह इतने सारे लेटर्स जो हैं, OUGH इज प्रोनाउंस्ड एज एफ और PH इज प्रोनाउंस्ड एज फोटो और ग्राफ। तो यही बात यहाँ पर भी वो कह रहा है कि इस तरह से वर्ड का साउंड, स्पेलिंग कुछ भी हो, 2 बार एफ हो, कोई और लेटर हो, लेकिन उसका साउंड एक जैसा आता है, राइट। Thus it is clear that phonetic representations are independent of the written representation। बहुत क्लियर, phonetic representation क्या बोल रहा है वो, कि phonetic representation are independent, उसका written representation से कोई लेना देना नहीं है, वो phonetic representation independent है, मतलब pronunciation और written writing में बहुत फ़र्क है, ठीक है। Hence, phones need to be looked at in isolation to the later, right? तो phones क्या होते हैं, phones need to be looked at in isolation। तो phones मतलब कि जो sound है उसको हमको हमेशा isolation में ही देखना पड़ेगा, right? उसका writing या उसका लेटर्स के साथ डायरेक्ट कोई करस्पॉन्डेंस नहीं, वो अपने आप में एक आइसोलेशन, अपने आप में एक अलग साउंड है, राइट। चलिए, अब फनीम क्या है, वो फ़ोन था तो फनीम क्या है, अ फनीम इज़ अ मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट ऑफ साउंड, मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट ऑफ साउंड। द वर्ड मिनिमल कनोट्स, और मिनिमल का मतलब दैट साउंड cannot be subdivided into smaller unit। minimal मतलब the sound cannot be subdivided into smaller unit। the word distinctive means that each phoneme is distinct from the other in native speaker's mind। नेटिव स्पीकर्स, हम लोग नेटिव स्पीकर्स हैं नॉर्थ इंडियंस, तो हमारे माइंड में हर फनीम अपने आप में एक अलग उसका साउंड है, एंड हेल्प्स द स्पीकर और लिसनर डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम अदर, है ना, कि अगर हम पी बोलते हैं और अगर हम क्यू बोलते हैं तो आपको पता, अगर हम बी बोलते हैं और हम डी बोलते हैं तो दोनों, यही बात वो यहाँ पे कह रहा है कि फनीम एक मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट है, मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट ऑफ साउंड है। और मिनिमल का मतलब होता है कि साउंड दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, अब इससे छोटी यूनिट में वो साउंड डिवाइड नहीं होगा, स्मॉलर साउंड में, ये लास्ट है, तो ये इसको मिनिमल कहते हैं। और डिस्टिंक्टिव मतलब होता है कि ईच फोन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, मतलब वो अलग, सेपरेट है, बी अलग है तो क्यू अलग है, पी अलग है, बी अलग है और डी अलग है, ये सब अपने आप डिस्टिंक्ट है ना। एग्जाम्पल, टी साउंड इन तार, स्टार, राइटर और
8। तो ये जो टी साउंड है ये हर वर्ड में इसका अपना एक अलग प्रोनाउंसिएशन है ना। टी इन टार, स्टार, राइटर और 8 है ना, 8, राइट। तो यहाँ पे टी का साउंड अलग है, 8, राइट। फिर बी, साउंड इन बार, डब, rubber. So phonemes are the broader level representation of a group of sounds. मतलब ये एक बहुत broader level representations of a group of sounds that are supposed to be varying because of their phonological distribution. क्योंकि उनका phonological distribution अलग है, उनके हर जगह अलग अलग यूज़ होता है। In this sense, a phoneme is supposed to be the underlying form. ये एक तरह का underlying form for the various surface forms that feature in a language. So while the surface forms are what a speaker or hearer rarely encounters, phonemes are their abstract identities. और phonies क्या है अपने आप में, एक जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, वो आइडेंटिटी है। सो वाइल द सरफेस फॉर्म्स आर व्हाट अ स्पीकर और हेयरर रेयरली एनकाउंटर्स, phonies आर देयर एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटीज। दिस विल बिकम क्लियरर इन द सेक्शन। ये phonies है। तो अभी हम और आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आप ये समझ लो कि phoneme 44 जितने भी IPS सिम्बल्स हैं, 44 IPS सिम्बल्स ये जितने भी हैं, है ना, तो ये सारे 44 IPS सिम्बल्स जो हैं ये phonimes हैं। अपने आप में मिनिमल है, इससे ज़्यादा भी इनको कट नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं A B है ना C, ये phoneme है और ये डिस्टिंक्टिव है, ये अपने आप से एक दूसरे से अलग है, बस आप ऐसा समझ लो। तो अब ये phoneme हो गया। उसके बाद एलोफोन। एलोफोन क्या है? द वेरियस सरफेस मैनिफेस्टेशंस ऑफ phoneme आर नोन एज एलोफोन्स ऑफ दैट phoneme. वेरियस सरफेस मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ phoneme मतलब एक phoneme का अलग अलग तरह से सरफेस में उसका मैनिफेस्टेशन या प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से होना एक ही वर्ड का, उसको एलोफोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द phoneme P है ना, phoneme P इन इंग्लिश इज रियलाइज इन मोर देन वन वे। कैसे? यहाँ पे आप P को पिन, लेकिन यहाँ पर P को आप कैसे करते हो? टैप। अब आप बोल के देखो, पिन। तो जब पफ बनता है, जब आप पिन के केस में पिन, लेकिन टैप उसमें वैसा पफ नहीं बनता लास्ट वाले में। तो ये डिफरेंस जो है, ये पी एक ही phoneme है, लेकिन उसके अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और उसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अलग अलग है, और उसको ही एलोफोन कहते हैं। इट इज़ एविडेंट दैट द same phoneme P in English is realized differently in these two different words. The sound in the beginning of the syllable is usually aspirated, क्योंकि उसमें हमने देखा पिन, तो ये aspirated है, and is represented as pin, phonetic representation. The other allophone that is also the underlying form, phonemic form of the two sounds is P indifferently realized. The different realizations are contingent to different phonemic environments. Allophones of an individual phoneme have mutually exclusive phonetic environment. तो allophones क्या है? Of an individual phoneme
have mutually exclusive phonetic environments. It is because of the environment that an individual allophone is supposed to sound different from or same as its underlying form or from other allophones of its family. Thus allophones are said to be in कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन. आप इसको बहुत जल्दी समझ जाओगे कि एलोफोन्स क्या है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन है. प्लीज कीप इन माइंड दैट अ कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर ऑप्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. ये ऑप्शनल नहीं है कि या तो ऐसा बोल दो पी को या वैसा बोल दो. ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑप्शनल नहीं है. एज सच अ केस वुड lead to free variation rather than allophonic variation. Phonemes on the other hand are in contrastive distribution. ये हमको समझ में आ गया कि contrastive distribution है. मैं फिर से एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. PQ and BD ये contrastive distribution है and usually have phonetically overlapping environments. Another thing to note would be that the underlying form phonemic for a group of sounds is always one of the sounds that are represented on the surface. है ना. तो आप तो फनीम बस ये समझो, हर साउंड जो है वो अपने आप में 44 जितने भी IPA सिम्बल्स हैं या साउंड्स हैं वो अपने आप में फनीम है. वो सब अपने आप में एक यूनिक इंडिविजुअल साउंड है. एलोफोन्स ऑफ अ फनीम, और फनीम एलोफोन्स जो है वो फनीम की ही एक वैरायटी है. इन एडिशन टू हैव अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फोनेटिक एनवायरनमेंट, जिसमें एक ही फनीम्स को अलग अलग फोनेटिक एनवायरनमेंट मिल रहा है एक ही फनीम को, क्योंकि पिन के केस में अलग है और नैप के केस में अलग है. राइट. यहाँ पी है, यहाँ इसकी पोजीशन बाद में है. ये इसका फोनेटिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया. राइट. क्लैप. राइट. यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट. राइट. जैसे स्पिन, यहाँ पे इसका फोनेटिक एनवायरनमेंट ये अलग है. इसके पहले एस, इसके बाद आई है, यहाँ पे इसके पहले ए है, पी लास्ट में है, यहाँ पी शुरू में है, यहाँ पर ए है इसके पहले. ये फोनेटिक एनवायरनमेंट होता है. शुड ऑल्सो हैव सम फोनेटिक रिजेम्बलेंस, है ना. तो ये फोनेटिक एनवायरनमेंट है या फोनेटिक रिजेम्बलेंस है. टू साउंड्स विच आर टू डिसिमिलर फोनेटिकली कैन नॉट फॉर्म द एलोफोन्स ऑफ अ सिंगल फनीम. टू साउंड्स विच आर टू डिसिमिलर फोनेटिकली, मतलब दो साउंड्स जो बहुत फोनेटिकली बहुत अलग हैं, कैन नॉट फॉर्म द एलोफोन्स ऑफ सिंगल फनीम. ये एलोफोन्स एक सिंगल फनीम के नहीं बना सकते. तो टू साउंड्स विच आर टू डिसिमिलर फोनेटिकली कैन नॉट, तो दो साउंड्स जो फोनेटिकली बिल्कुल अलग है, ये अलग है और ये अलग है ना, कैन नॉट फॉर्म द एलोफोन्स नेचुरली. तो ये एलोफोन्स ऑफ अ सिंगल फनीम एक उसका एलोफोन्स नहीं बना सकते जो बहुत ही अलग हैं. डिसिमिलर मतलब पी का अगर मान लो एग्जाम्पल अभी बताऊंगी आपको. Also sounds that are recognized as allophones in one language because of their complementary distribution. क्या बोल रहे हैं? Sounds that are recognized as allophones in one language because of their complementary distribution. मतलब उसके साथ में ही might be recognized as two distinct phonemes in another language. For example, in Hindi, the two sounds P and P are separate phonemes. We shall talk about this in detail in next section. Okay. Now, minimal pair. बहुत देर से हम minimal pair पढ़ रहे हैं. तो minimal pair क्या है? Minimal pair is a pair of words that are alike except for one phonological unit and carry distinct meaning. Minimal pair क्या है?
दैट आर अलाइक, एक जैसे होते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन फोनोलॉजिकल यूनिट एंड कैरी डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। दस द पेयर तार एंड बार, राइट। तो ये एक पेयर है, तार एंड बार आर मिनिमल पेयर्स एज दे डिफर ओनली in their initial consonants and have distinct meaning, और उसके कारण एक इनिशियल कॉन्सोनेंट के कारण इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसीलिए तार एंड बार क्या है, मिनिमल पेयर है। अब शायद समझ में आ गया होगा। मिनिमल पेयर आर यूज्ड टू फाइंड टू फोन्स दैट आर फोनेटिकली डिस्टिंक्ट इन अ लैंग्वेज। तो दो फोन्स मिनिमल पेयर क्या है, किस लिए आर यूज टू फाइंड, क्या पता करते हैं कि फनेटिकली दो डिस्टिंक्ट फोन्स हैं, उनका पता लगाते हैं हम इससे। जैसे मान लो मैं बच्चे को बोल रही हूँ बोलो बार, और वो बोल रहा है कार, तो मैंने बोला नहीं बा, तो दो लिप्स को ज्वाइन करो और बोलो बार, फिर बोलो कार। तो उसको इस तरह से जब हम बोलना सिखाते हैं, तो यही मिनिमल पेयर आर यूज टू फाइंड टू फोन्स that are phonetically distinct in language. As in the above example, the substitution of T with with B brings about a difference in meaning to the minimal pair that create. So T and B are two separate phonemes. तो ये आपको पता है, हमने पढ़ा कि T and B are two separate phonemes in this language. Now we can see why P and P are separate phonemes in Hindi. We have seen that P and P are allophones in English, क्योंकि ये P का ही एक फ्लेवर है, because of environment, है ना। So in the previous section we have also said that P and P are separate phonemes in Hindi. Why? This is because we can form a minimal pair, पल मतलब मूवमेंट एंड फल मतलब फ्रूट। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने देखा कि वी हैव ऑल्सो सेड दैट पी एंड पी आर सेपरेट फनीम। हिंदी में ये पी और इंग्लिश में पी और पी, जैसे आपने कहा फिन है ना, और आपने कहा स्पिन, तो ये पी और ये पी एक ही पी के अलग अलग फ्लेवर हैं। यहाँ पर आपने फिन है ना, ये पी एच फिन, और यहाँ स्पिन, यहाँ फ का नहीं है। लेकिन हिंदी में अब पी और फी अलग अलग फनीम्स हैं, वो एलोफोन्स नहीं है, वो अलग अलग फनीम्स है। वाई? बिकॉज वी कैन फॉर्म अ मिनिमल पेयर। जब इनका मिनिमल पेयर बनता है तो आपने लिखा यहाँ पर पल, तो पल मूवमेंट के लिए, और अगर आप इसको लिखते हो फल तो यहाँ पर फ्रूट, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये सेपरेट फनीम्स है अपने आप में, और इंग्लिश में ये एलोफोन्स है, ये मिनिमल पेयर। यहाँ मिनिमल पेयर सेपरेट फनीम्स है ना। तो हमने इसीलिए पढ़ा कि दैट द पी एंड फी आर सेपरेट फनीम्स इन हिंदी, बट यहाँ पर दिस इज़ बिकॉज वी कैन फॉर्म अ मिनिमल पेयर पल एंड फल, लेकिन मीनिंग ही चेंज हो गया इसमें। ओके, प्रिंसिपल्स फॉर phonemic analysis. Two important principles utilized for forming the inventory of language and for putting two sounds as one under a single phoneme or as two under different phonemes have already been discussed in the section on phoneme and allophones. क्या? Two important principles utilized for forming the inventory of a language, जो हमने phonemes और phoneme allophone पढ़ा, they are the principles of contrastive distribution and the principle of complementary distribution. तो principle of contrastive distribution है ना, and principle of complementary distribution. अब देखिए, let us
डिस्कस दैम इन डिटेल। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो द प्रिंसिपल एम्प्लॉयज मिनिमल पेयर्स टू फाइंड डिफरेंट फनीम्स इन लैंग्वेज। मतलब मिनिमल पेयर क्या है? मिनिमल पेयर पता करता है कि डिफरेंट फनीम्स एक लैंग्वेज में यूज़ हुआ है। अ कॉन्ट्रास्ट इन मीनिंग वुड गिव सेपरेट फनीम of language. In case we don't got a contrast from a pair that looks just like a minimal pair, we would call it a case of free variation. ये मैं पढ़ देती हूँ, अभी इसको आप बाद में भी कर सकते हो, थोड़ा सा समझ लो इसको। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस वी डोंट गेट अ contrast from a pair that looks just like a minimal pair, we would call it a case of free variation. तो उसमें अगर चेंज नहीं है, मीनिंग में चेंज नहीं है, तो वो इसको हम कहते हैं केस ऑफ, तो वो क्या होता है? कॉल इट अ केस ऑफ फ्री वेरिएशन, जिसमें वेरिएशन है ही नहीं, है ना। और प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, टू साउंड्स दैट अकर इन डिफरेंट फोनेटिक एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा दो साउंड्स जो कि टू साउंड्स दैट अकर इन डिफरेंट फोनेमिक एनवायरनमेंट्स and never appear to be in the same environment as the other, such that when the environment in which one sound appears is exclusive of the one in which one other one appears, the sounds are said to be in complementary distribution. Sounds in complementary distribution are taken as allophones of the same phoneme. मतलब sounds of complementary distribution are taken as the same phoneme if they show a certain affinity on the phonemic level. इसको मैं बाद में आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम आते हैं आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिलेबल। When we describe phonemes, we see discrete unit of sounds. जब हमने phoneme देखा तो हमने देखा discrete units of sound and not a continuous flow of sound segments like the way language naturally exists. Thus, continuity is not random in a language and sounds are organized in the formation of bigger structures such as words. That is to say, when we pronounce a word like potato, the sound potato is not realized freely, right? It can only be articulated as a string of sounds p, है ना? In this case, potato. So these large organized sequence of sounds that are produced as a unit while speaking are called syllables. बहुत important है कि ये जो large organized sequence of sounds that are produced as a unit while speaking are called syllable. Since syllables contain more than one segment of sounds that are identified as the supra-segmental features of language. Since syllables contain more than one segment of sounds, है ना, तो एक syllable जो है वो more than one segment of sounds रहते हैं उसमें. These are called supra-segmental features of language. इसी को supra-segmental कहते हैं। अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। Divisions of syllables are intuitive to native speakers as they know where one syllable ends and the other begins. तो ये यही बोलने में बहुत ज़्यादा syllables का यूज़ है, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स को पता है कि ये शब्द कैसे बोला जाता है, कहाँ एक syllable, where
वेयर वन सिलेबल एंड्स एंड द अदर बिगिंस, ये उनको पता होता है नेटिव स्पीकर्स को कि इस शब्द को कैसा प्रोनाउंस किया जाना है ना। फॉर एग्जाम्पल प्लांट है ना, तो यहाँ पे प्लांट, राइट। फिर प्लेंटेन, अब यहाँ पे क्या दूसरा प्लेंटेन, प्लांट अलग है और प्लेंटेन। फिर फोटोग्राफर, राइट, फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ, ठीक है। सिलेबल्स आर यूजुअली मार्क्ड विथ हाइफन्स, याद रखना कि सिलेबल्स अगर आपको बीच में बताना है तो हाइफन्स से मार्क करते हैं। द फर्स्ट वर्ड प्लांट कंटेन्स वन सिलेबल, अब भी हमने देखा कि प्लांट में सिर्फ एक ही सिलेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें ये बस एक ही है ना। इट इज़ मोनोसिलेबिक, एक है तो ये मोनोसिलेबिक हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर प्लेंटेन हैज़ टू सिलेबल्स, देयरफॉर इट इज़ डायसिलेबिक, तो प्लेंटेन क्या है, डायसिलेबिक हो गया। द वर्ड फोटोग्राफ थ्री सिलेबल, ट्राइसिलेबल, ये ट्राइसिलेबिक हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। नाउ while there have been numerous attempts to define the syllable, a satisfactory definition is still be agreed upon by linguists. बहुत ज़्यादा क्लियरली सिलेबल को डिफाइन नहीं किया जा सका है। होसाली एंड पाराशर classify attempts to define the syllable based on two approaches. इन्होंने हसाली और पाराशर ने कोशिश की है सिलेबल को डिफाइन करने की। द फनेटिक अप्रोच, वो क्या कहते हैं कि फनेटिक अप्रोच विच मे बी बेस्ड ईदर ऑन प्रोमिनेंस थेरी और द पल्स थेरी, और दूसरा लिंग्विस्टिक अप्रोच। अब देखते हैं क्या है। According to prominence theory, some sounds in an utterance are more prominent than others. कुछ sounds बहुत important होते हैं, कुछ नहीं होते। In the word similarly, मान लो एक word है similarly, similarly. For example, the peaks of prominence are marked by the vowel sound, ये है, ये कौन कौन से, ये सारे, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ प्रोमिनेंस डिसाइड द नंबर ऑफ सिलेबल्स, तो जितने पीक्स हैं इसमें वो उतने सिलेबल्स काउंट होंगे। द वर्ड हैज़ 5 सिलेबल, है ना, सी मी ला रे ली, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। फिर द वर्ड हैज़ 5 सिलेबल। द पल्स थेरी, तो ये कौन सी थेरी है, ये है प्रोमिनेंस थेरी, जिसमें हमने पीक्स की बात की है ना, तो पीक्स ऑफ प्रोमिनेंस। दूसरी थेरी है पल्स थेरी, पल्स थेरी और चेस पल्स थेरी, इसी को चेस पल्स थेरी भी कहते हैं। पल्स थेरी और चेस पल्स थेरी focuses on muscular activities and lung movements in the process of, तो यहाँ पर muscular activity या lung movements. It has been experientially observed that the number of chest pulse, क्या, the number of chest pulse accompanied by increase in air pressure, accompanied by increase in air pressure can determine the number of syllables, मतलब number of chest pulse and number of syllables produce, तो number of pulse and number of syllables, right? Both these theories have their limitations, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा syllable को डिफाइन नहीं किया जा सका है। The sonority theory is another approach to explain the syllable. Now, अब syllable structure.
सिलेबल्स आर मेड अप ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबल्स नेचुरली कॉन्सोनेंट और वॉवल से मिलके ही, वॉवल साउंड से मिलके ही बनेंगे। वाइल अ वॉवल साउंड इज द न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल। वॉवल साउंड क्या है? न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल। कॉन्सोनेंट साउंड्स यूजुअली सर्व द पेरिफेरल पोजीशन, आसपास होते हैं वो, उसकी पेरिफेरे बनाते हैं। और न्यूक्लियस में कौन रहता है? यहाँ वॉवल रहता है, यहाँ कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ अ सिलेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सिलेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऑनसेट और राइम। वेयर राइम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू nucleus and coda. Onsets are the initial position in a syllable taken by consonants. और onset जो है वो initial positions है in a syllable taken by consonants. They act as the releasing factor. मतलब consonants जो onset है वो releasing factor है, राइट। तो ऑनसेट आर द इनिशियल पोजिशंस इन अ सिलेबस टेकन बाय कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट दे एक्ट एज अ रिलीजिंग फैक्टर। राइम ऑन द अदर हैंड हैज़ द न्यूक्लियस, राइम में न्यूक्लियस भी है एंड इट्स फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पर राइम कहाँ से होता है? राइम किस किस से बनता है? न्यूक्लियस, पहला इसका फर्स्ट पोजीशन है न्यूक्लियस, which is filled by a vowel। तो न्यूक्लियस मतलब वॉवल है ना, filled by a vowel and then one or several consonants, one or several consonants may be, ये कोडा पोजीशन में रहता है, इसको कोडा कहते हैं, कोडा पोजीशन यहाँ पर। तो ये राइम कहलाता है पूरा। राइम किस किस से बनता है? न्यूक्लियस से और कोडा से, है ना। तो राइम न्यूक्लियस से और कोडा से बनता है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस फर्स्ट पोजीशन में न्यूक्लियस रहेगा, सेकंड पोजीशन में कोडा रहेगा, और न्यूक्लियस मतलब वॉवल, कोडा मतलब कॉन्सोनेंट, ऐसा समझो इसको। अ सिलेबल में नॉट हैव ऑनसेट और कोडा और बोथ। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सिलेबल में ऑनसेट और कोडा रहे या दोनों में भी ना रहे। सिलेबल में न्यूक्लियस होना बहुत ज़रूरी है, इसमें ऑनसेट और कोडा का होना ज़रूरी नहीं है, ये मे और मे नॉट हो सकते हैं। समटाइम्स सिलेबल्स टेक कॉन्सोनेंट साउंड्स इन देयर न्यूक्लियर पोजीशन, पर कभी कभी सिलेबल जो है वो टेक कॉन्सोनेंट साउंड इन देयर न्यूक्लियर पोजीशन, मतलब न्यूक्लियर पोजीशन में होकर भी सिलेबल का कॉन्सोनेंट साउंड आता है। सच कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। तो अब वो चूँकि न्यूक्लियर की पोजीशन में है, कौन से, क्या बोल रहा है कि समटाइम्स सिलेबल्स टेक कॉन्सोनेंट साउंड्स इन देयर न्यूक्लियर पोजीशन, मतलब न्यूक्लियर पोजीशन मतलब तो वॉवल साउंड आना चाहिए, पर कभी कभी कॉन्सोनेंट साउंड आता है, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स कह देते हैं। तो इसको सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं, ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं इनको। इनको कहते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट। अ सिलेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन वॉवल, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सिलेबल में एक ही वॉवल रहेगा, वन सिलेबल वन वॉवल, ये याद रखना। When two vowel sounds come together, they are realized as a single vowel sound known as diphthong. तो कभी कभी क्या होता है? When when two vowel sounds come together and are realized as a single vowel, पर उसका vowel sound single है ना, साउंड नोन एज डिफ्थोंग्स, तो उसको कहते, साउंड एक ही आती है। डिफ्थोंग मतलब दो मोनोफ्थोंग्स हो सकते हैं, दो कॉम्बिनेशन, दो वॉवल्स हो सकते हैं, लेकिन साउंड एक ही आती है। तो डायग्रामेटिकली द डिवीजन मे बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो इसमें नीचे है, क्या वो दिखेगा नहीं यहाँ पर, चलिए। सिलेबल्स विच एंड इन वॉवल साउंड्स, क्या बोल रहा है? सिलेबल
which end with vowel sounds and have no coda। अगर सिलेबल जो किससे एंड होता है, वॉवल साउंड से, और उस मतलब कोडा मतलब उसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट नहीं है, उनको ओपन सिलेबल्स कहते हैं। एंड सिलेबल्स आर टर्म्ड क्लोज इन द कोडा पोजीशन इज फुलफिल्ड। आप इसको कोडा है तो फिर उसको क्या कहते हैं, कैसे, एक सिलेबल विच एंड विथ वॉवल साउंड एंड, अगर एक सिलेबल वॉवल से ख़त्म होता है, उसमें कोडा नहीं है, कोडा नहीं है मतलब कॉन्सोनेंट नहीं है, तो उसको ओपन सिलेबल कहते हैं। सिलेबल्स आर टर्म क्लोज, और अगर इसमें कोडा है तो उनको क्लोज सिलेबल कहते हैं। ठीक है। यूजिंग द सिंबल्स V for vowel sound, V for vowel sound and C for consonant sound। तो देखते हैं कैसे। V एयर, ये एग्जाम्पल है एयर, ए आर। नंबर 2 VC, ए एम, एम, ईट, ईट, एक वॉवल है एक कॉन्सोनेंट। ठीक है। फिर थर्ड एग्जाम्पल CV, टी, है ना, ये आता है एग्जाम में आपको, तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे। C मतलब कॉन्सोनेंट, V मतलब वॉवल, एक वॉवल हो या दो वॉवल हो, आपको अगर एक ही साउंड प्रोड्यूस हो तो वो वॉवल हो गया। CVC, अच्छा आप इससे ऐसे भी एक बात ये भी पता कर लोगे कि V है तो ये ओपन है क्या, हाँ ओपन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके बाद कोडा नहीं है, मतलब इसके बाद कॉन्सोनेंट, तो ये ओपन सिलेबल है ना। VC है तो ये क्लोज सिलेबल है, राइट है। फिर CV है तो ये ओपन सिलेबल है, मतलब अगर लास्ट में V आ रहा है और साउंड भी उसका V है, वॉवल है, तो वो ओपन सिलेबल है ना। CVC तो ये कोडा है इसमें क्योंकि T है, तो ये क्या हो गया, क्लोज सिलेबल हो गया। CCV इसमें क्ली है ना लास्ट में, तो ये ओपन सिलेबल है। CV 3 बार CC है, क्यों, SPR कॉन्सोनेंट 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 है ना। और स्प्रे, तो ये जो है स्प्रे, ये तो ये क्या है, वॉवल, ऐसा। ठीक है। बहुत सारे हैं, CCCVC इंटरेस्टिंग भी है। C C C फिर V, ये की है ना। फिर म्ड, स्क्रीम्ड, तो और ड का आ रहा है साउंड, है ना, तो CCCVCC ऐसा। ठीक है। स्ट्रेंड, स्ट्रेंड्स में कैसे, इस ट्रेंड है ना, तो ये CCC N NDS CCC के भी ऐसा। ये समझ लेना आप, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मटन, अब यहाँ टन, ये मटन, रिदम है ना, रिदम। ठीक है। क्या बोल रहे हैं इससे, इन बोथ दीज वर्ड्स द सेकेंड सिलेबल इज मार्क्ड CV। यहाँ पर अब टन, ये जो सेकेंड सिलेबल है ये मार्क्स CV, सेकेंड सिलेबल इज मार्क्स CV, यहाँ पर C और V along with final sound of in both words in consonant as stated earlier in some syllables, ये exception है, some syllables the consonant functions as nucleus in the syllable। बहुत important है, ये एग्जाम्पल आता भी है। such consonants एक मिनट, हाँ, तो ये क्या बता रहे हैं इसमें कि सच कॉन्सोनेंट्स
आर नोन एज सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। तो इनको क्या कहते हैं? यहाँ पर हमने देखा था कि some syllables the consonant functions as the in some syllable the consonant functions as the nucleus of the syllable। ये न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं, इसीलिए इनको सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये आता भी है एग्जाम में, तो आप ये 2 ही एग्जाम्पल याद रख सकते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स के, क्योंकि यहाँ पर मटन, राइट। तो अब मटन में यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इन दोनों वर्ड्स में सेकेंड सिलेबल इज मार्क्ड एज CV, जबकि वी तो है नहीं इसमें सेकंड वाले सिलेबल में। यहाँ पर सी देखो क्या लिखा है, इसको ऐसे देखो, मटन है ना, तो ये लिखा है म और टन, राइट। पर चूंकि ये CV ऑल्दो द फाइनल साउंड इन बोथ वर्ड्स इज अ कॉन्सोनेंट, लेकिन ये न्यूक्लियस के, आप उसको वोवल में देखो, ये न्यूक्लियस की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसमें क्लियर साउंड कॉन्सोनेंट का नहीं, टन। तो ये जो टन है और ये रिदम है ना, तो ये जो दम है ये ऐसा भी बनाता है रिदम। तो यहाँ पे क्या है, ये तो वोवल है लेकिन ये कॉन्सोनेंट होते हुए भी न्यूक्लियस के काम कर रहे हैं ये दोनों, राइट। न्यूक्लियस का मतलब है कि एक तरह से आप न्यूक्लियस को ऐसा समझो कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि बिना उसके कोई वर्ड बनेगा नहीं, है ना। तो मटन, टन, म टन, तो इसको आप ऐसा समझो, कैसा, म और फिर टन। तो जो टन के बीच में यहाँ वॉवल तो क्लियर है नहीं, टेन, टन, ऑन, ऐसा तो नहीं है, तो टन, तो ये एक साथ बीच में बोल नहीं सकते इसको। तो ये एक तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है वो यही कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, आता भी है एग्जाम्पल में, कि ये दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखे कि सेकेंड सिलेबल कहाँ कहाँ का, रिदम में और मटन में, ये वाला सेकेंड सिलेबल, ये सेकेंड सिलेबल इज मार्क्ड एज CV, इसको हम C और V मार्क करते हैं, है ना। ये C और V, लास्ट का N को हम V मार्क करते हैं। ऑल्दो द फाइनल साउंड इन बोथ वर्ड इज कॉन्सोनेंट, भाई ये N है और ये M है, बट as stated earlier that some syllables of the consonant syllables the consonant functions as the nucleus, ये न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब कि वो उस पे फोकस हमारा रहता है, इसीलिए इनको कहते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट, राइट। आगे अभी आपको और समझ में आएगा। कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इंग्लिश, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ 2-3 कॉन्सोनेंट्स एज द बिगनिंग। अभी हमने देखा इंग्लिश में 3 consonants at the beginning of the syllable and up to 4 consonants after the nucleus. The sequence of consonants occurring together at the beginning of the syllable or at the end of the syllable are known as consonant cluster। ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, अभी आपको समझ में भी आ गया कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर, अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे कॉन्सोनेंट क्लस्टर के। देखते हैं ये वाले, ये जहाँ पर सी बहुत सारे आ रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है ना, मतलब सी जहाँ पर आ जाते हैं ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, ये कॉन्सोनेंट, इनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वर्ड एक्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आज का टॉपिक ही वही था। वर्ड एक्सेंट क्या है, देखिए वर्ड एक्सेंट इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एक्सेंटस, राइट। एक्सेंटस दैट कैन मीन टोन, एक्सेंट का मतलब होता है टोन, राइट, इंटेंसिटी और सिग्नल, टोन या इंटेंसिटी या सिग्नल। द वर्ड एक्सेंट as used in modern English has broader connotation and can be utilized for more than one linguistic feature. In our daily life, we use the term accent to refer to the way a speaker speaks a language, and that is how we refer to the term accent in a socio-linguistic domain. However, we can talk about the term accent as in word accent. We are concerned about the general feature of a language that has to do with the relative prominence, emphasis,
इंटेंसिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन स्पीच। किसको इम्पोर्टेंस देना है, किसको हाइप करना है, किसको एम्फेसाइज करना है, ये कहीं ना कहीं एक्सेंट है। इट इज़ इन दिस सेंस द टर्म एक्सेंट शैल बी यूज्ड इन द डिस्कशन दैट फॉलोज। एक्सेंट इज़ द इंटेंसिटी, क्या बोल रहा है वो, एक्सेंट इज़ द इंटेंसिटी और प्रोमिनेंस given in certain syllable within a word or certain words within a phrase or a sentence. Thus, accent can be lexical within the word or prosodic within the sentence. बहुत important। एक्सेंट क्या है? एक्सेंट एक इंटेंसिटी या प्रोमिनेंस है जो एक सिलेबल में, एक वर्ड में किस सिलेबल को हाइप करना है, किसको 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 इम्पोर्टेंस देना है या किसको एम्फेसाइज करना है, वो उस पर्टिकुलर, एक वर्ड आपको पता है एक वर्ड सिलेबल से बनता है, तो किस सिलेबल को ज़्यादा हाइप करके बोलना है, किस सिलेबल को ज़्यादा, किस सिलेबल की ज़्यादा इंटेंसिटी है या प्रोमिनेंस है, वो उस वर्ड में होता है। और नहीं तो किसी फ्रेज में या सेंटेंस में कभी कभी हम किसी वर्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसको भी एक्सेंट कहते हैं। दस एक्सेंट कैन बी लेक्सिकल विद इन द वर्ड और प्रोसोडिक विद इन द सेंटेंस। तो अगर हम वर्ड में किसी वर्ड में किसी सिलेबल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो लेक्सिकल होता है, और अगर हम किसी है ना लेक्सिकल विद इन द वर्ड, और अगर हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को ज़्यादा उसको, और प्रोसोडिक विद इन द सेंटेंस, और अगर किसी पर्टिकुलर नहीं, इसको ऐसे समझो कि अगर हम किसी वर्ड में किसी सिलेबल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो लेक्सिकल हो गया, और अगर हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो प्रोसोडिक हो गया। समझ में आया? चलिए, व्हाट इज़ वर्ड एक्सेंट? वर्ड एक्सेंट और वर्ड स्ट्रेस और लेक्सिकल स्ट्रेस, याद रखना, वर्ड एक्सेंट है या वर्ड स्ट्रेस है या लेक्सिकल स्ट्रेस है, इज़ द प्रोमिनेंस दैट इज़ गिवन टू अ सर्टेन सिलेबल, जो एक सर्टेन सिलेबल को इम्पोर्टेंट देता है या प्रोमिनेंस देता है विद इन अ वर्ड by providing a greater intensity that can result in features such as increased loudness। मतलब जहाँ हम अपनी loudness को increase कर लेते हैं उसको कहते हैं accent, right? उसको word accent कहते हैं। तो word accent क्या है? word accent, word stress और lexical stress is the prominence that is given to a certain syllable within a word by, मतलब कुछ syllables को हम ज़्यादा हाई नोट पे बोलते हैं, ग्रेटर इंटेंसिटी दैट कैन रिजल्ट इन फीचर्स सच एज इंक्रीज लाउडनेस। अ सिलेबल दैट शोज रिलेटिव प्रोमिनेंस इज सेड टू बी स्ट्रेस्ड। जिसको हम ज़्यादा स्ट्रेस करके बोलते हैं तो उसको स्ट्रेस एक्सेंटेड और टोनिक, वाइल अदर सिलेबल्स दैट आर रिलेटिवली लेस प्रोमिनेंट। और कुछ तो नेचुरली, अगर आप कुछ सिलेबल्स को ज़्यादा स्ट्रेस करके बोल रहे हो तो बाकी सिलेबल्स क्या हो जाएंगे? लेस प्रोमिनेंट इन स्पीच आर अनस्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, है ना, और एक्सेंटेड और अटोनिक, ऐसा बोलते हैं। तो वन शुड कीप इन माइंड दैट द यूज ऑफ वर्ड टोनिक इज डिफरेंट फ्रॉम द टोन। टोनिक और टोन में डिफरेंट है। दैट इज़ अ फिनोमिक डिस्टिंक्शन इन मैनी लैंग्वेज। ओके, कहते हैं टोन, ठीक से राइट टोन में बात करो, तो ये एक टोन है जिसमें आप निगेटिव में बात कर रहे हो, आप गलत, हिंदी में लहजा बोलते हैं, गलत लहजे में बात कर रहे हो, और कभी हम बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन टोनिक वर्ड अलग है इससे। टोनिक समथिंग टू डू विद फनेमिक डिस्टिंक्शन, वहाँ पे आपका फनीम चेंज हो जाता है,
फी, फिन और पिन, इस तरह का एलोफोन्स में, फनीम्स में चेंज, वो टोनिक है. अब टाइप्स ऑफ वर्ड एक्सेंट कैन have its types. Language can have a fixed word accent, variable word accent, or a regular word accent. In languages that have a fixed word accent, the position of the accented syllable is fixed. As for instance, a language within a penultimate word stress will almost always have a penultimate syllable as stressed, polish, and same way there will be language that will have their stress on the first syllable only, Icelandic. Other languages that have a variable word accent like English have a less predictable stress system, and factors like etymology, morphology, and grammar of the word decide decide stress system and factors like etymology decide which syllable would be accented. Such variations in positions of stress can bring contrast to the meaning of the word. Thus, stress can be phonemic in such languages. क्या बोल रहा है? Word accent can have its type. Languages can have a fixed word accent. हर लैंग्वेज में किसको जोड़ देकर बोलना है वो वर्ड एक्सेंट होता है. वेरिएबल वर्ड एक्सेंट है ना, और उसके हिसाब से उसके वर्ड एक्सेंट होते हैं. और रेगुलर वर्ड एक्सेंट कि हमको इसी तरह से बोलना है. इन लैंग्वेजेस दैट हैव अ फिक्स्ड वर्ड एक्सेंट, लैंग्वेजेस में कुछ वर्ड एक्सेंट फिक्स होते हैं. द पोजीशन ऑफ द एक्सेंटेड सिलेबल इज फिक्स्ड, और एक्सेंटेड सिलेबल में पोजीशन अलग अलग होती है. फिक्स होती है. फॉर इंस्टेंस क्या बोल रहा है वो? इन लैंग्वेजेस दैट हैव अ फिक्स वर्ड एक्सेंट, कुछ वर्ड एक्सेंट को उसी एक्सेंट में बोला जाता है. द पोजीशन ऑफ एक्सेंटेड सिलेबल इज फिक्स, किसी तरह से ही बोलना है तो उनकी पोजीशन फिक्स होती है. एज फॉर इंस्टेंस अ लैंग्वेज विद अ पेनल्टीमेट वर्ड स्ट्रेस विल ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव इट्स पेनल्टीमेट सिलेबल एज अ स्ट्रेस, है ना. तो पॉलिश में हमेशा एक वर्ड आखिरी का, मतलब सेकंड लास्ट जो होता है उसको पेनल्टीमेट बोलते हैं, उस पर ही स्ट्रेस दिया जाता है. एंड सेम वे देयर विल बी लैंग्वेजेस दैट विल हैव देयर स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल ओनली. आइसलैंडिक भाषा में हमेशा किसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है? तो फर्स्ट सिलेबल को. अदर लैंग्वेजेस दैट हैव अ वेरिएबल word accent like English have a less predictable stress systems, and factors like etymology, morphology, grammar of the word decide which syllable would be accented. तो एटमोलॉजी के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसको इम्पोर्टेंस देना है वो उस पर डिपेंड करता है. सच वेरिएशंस इन द पोजीशन ऑफ स्ट्रेस कैन ब्रिंग अ कॉन्ट्रास्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड. तो उसके अकॉर्डिंग किस वर्ड को स्ट्रेस देना है वो दिया जाता है ना. दस स्ट्रेस कैन बी फोनेमिक इन सच लैंग्वेज. तो स्ट्रेस क्या है? फोनेमिक होती है. ठीक है. एग्जाम्पल, परमिट नाउन फॉर्म भी हो सकता है और परमिट वर्ब फॉर्म भी हो सकता है. इनसाइट और इनसाइट, है ना. तो some other languages have neither a fixed word accent nor do they show a variable word accent. कुछ में word accent नहीं होता, neither a fixed word accent उसमें नहीं होता, कुछ में होता है. Such languages have words where the stress is marked with some simple rules, और कुछ languages में stress is marked with some simple rules. So these rules are highly predictable in nature. तो ये नेचर मतलब किस तरह की भाषा, कैसा बोल रहे हैं हम. So these languages are supposed to have a regular word accent. Latin for example. Languages
might show stress in their writing system as well. Some languages like Spanish use diacritics to mark the accent. अब हम देखते हैं इंग्लिश में वर्ड एक्सेंट क्या है. Languages with variable word accent like English show a random position of stress. यहाँ पे position of stress random होती है इंग्लिश में. Stress in English is not fixed. याद रखना, इंग्लिश में स्ट्रेस फिक्स नहीं है. It is not tied to any particular syllable. The position of stress is mostly learned by the speaker, right? वो बताता है स्पीकर कि हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, तो उस तरह से हम उसको बोलने लगते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं. There are rules, right? There are rules depending on the type and constituents of the words. तो यहाँ पर क्या है, कुछ रूल्स हैं but not without exception. There are various words where native speakers have different opinions about which syllable should be accented. तो native speakers का वो अलग अलग various opinions है उनका कि हम किस syllable को accent करें. Such that example, television, right? Television. Some languages have only one level of stress. Some others have more than one level of stress. When languages allow more than one stress, we can see two stress syllables in a word. Primary and secondary. क्या बोल रहे हैं वो? When languages allow more than one stress. जब languages में एक से ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, वी कैन सी टू स्ट्रेस सिलेबल्स इन अ वर्ड. तो हम क्या देखते हैं? टू स्ट्रेस सिलेबल इन अ वर्ड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी स्ट्रेस इज ऑन द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इंटेंसिफाइड सिलेबल. प्राइमरी स्ट्रेस क्या है? इज ऑन द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इंटेंसिफाइड सिलेबल. Secondary stress is attributed to the syllable whose intensity is more than other syllables but lower than one with the primary stress. क्या है ये? Primary stress is on the most prominent and intensified syllable. मतलब कभी कभी प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ पर, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा जोर देके बोलना है ना, तो प्रोमिनेंट एंड इंटेंसिफाइड सिलेबल, जिसको खूब इंटेंसिफाई करके बोलना है. सेकेंडरी स्ट्रेस इज एट्रीब्यूटेड टू द सिलेबिक हुज इंटेंसिटी इज मोर दैन द अदर सिलेबल्स बट लोअर दैन वन with the primary stress. Linguistics like Chomsky and Hell have described 4 levels of stress, है ना, 4 levels of stress in English, but there is no consensus on this issue among other linguistics. In fact, in case for English being analyzed using only one level of stress is well argued by many linguistics. There are some analyses that have showed that some languages might be seen as lacking the stress entirely, such as French and Mandarin, right? तो ये है अभी तक हमने देखा. तो इसमें वर्ड स्ट्रेस एक्चुअली वर्ड एक्सेंट बहुत ज़्यादा अभी उस पर स्टडी नहीं हुई है, इसीलिए इस पर उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है. मैं इसका एक और सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ वर्ड स्ट्रेस का, वर्ड एक्सेंट का. तब हम देखेंगे कि उसमें कितने तरह के होते हैं और क्या प्राइमरी स्ट्रेस होता है, सेकेंडरी स्ट्रेस होता है. वी आर गोइंग टू सी. तो हियर आई एम वाइंडिंग अप. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. Hi guys,